Welcome back. In a previous class under chapter marginal costing हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं. वन इज इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सेकेंड वन इज इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. और उसमें से अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मेट पढ़ा था, और उस फॉर्मेट को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो फॉर्मेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज फिक्स कॉस्ट. इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट को एक जगह कर दिया था और सारी फिक्स कॉस्ट को एक जगह. और उस वेरिएबल कॉस्ट में हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वेरिएबल पार्ट and variable selling and distribution overhead. And in case of fixed cost manufacturing overhead की, fixed cost office and administration की, and fixed cost of selling and distribution overhead. It means कि in case under marginal costing हमको segregation of cost करना है, और वो segregation fixed और variable cost पर है. सारा variable content एक जगह. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इसमें से हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर दें, देन यू विल गेट प्रॉफिट. दिस इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. और अगर हम अमाउंट में बात करें तो सेल्स less variable cost, contribution, less fixed cost, you will get profit. This is income statement. अब इसी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं इस क्लास में कि how income statement is prepared under absorption costing. Income statement under absorption costing. In previous class हम लोगों ने पढ़ा था, कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनकम स्टेटमेंट बनाए मार्जिनल कॉस्टिंग के मेथड से या एब्जॉर्प्शन से, और या दोनों से आता है तो उनके बीच का रिकंसिलेशन. तो फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, सेकेंड पार्ट इज अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. तो लेट्स सी कैसे हम इसको बनाएंगे. इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने बजटेड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, फिर हम लोगों ने एक्चुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था. सेम इज अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया और जो हमने सेल किया. इट मींस जरूरी नहीं है कि जितना हम प्रोड्यूस करें उतना ही सेल करें. इफ वी हैव प्रोड्यूस 100 यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 10,000, उस 100 यूनिट में से हमने 90 ही बेची तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000 ना होकर 9,000 होगी. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जितनी यूनिट्स हम सेल करने जा रहे हैं उस यूनिट सोल्ड की जो कॉस्ट है दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वी हैव टू टेक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, variable manufacturing overheads, and fixed manufacturing overheads.
इसका मतलब हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा था केवल वेरिएबल पार्ट को कवर करते हैं, बट यहाँ पर हम वेरिएबल और फिक्स बट अप टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फैक्ट्री कॉस्ट तक के खर्चों को, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो वी विल कैलकुलेट लाइक दिस। तो यू विल गेट अब इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट कर दें। अंडर एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेस कर दें ओवर एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। देन यू विल गेट एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से क्या लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर हम अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का एडजस्टमेंट कर दे, देन यू विल गेट एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम फिर से ध्यान से देखें। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एड अंडर एब्जॉर्ब्ड लेस ओवर एब्जॉर्ब्ड, दिस इज नोन एज एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इस सेल में से जब हम माइनस कर देंगे, इसका मतलब ये हमारी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, माइनस कर देंगे, then you will get gross margin. Gross margin. इस ग्रॉस मार्जिन में से कॉस्ट अदर देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद के जितने भी खर्चे हैं वो सब माइनस कर दें, चाहे वो वेरिएबल पार्ट हो या वो फिक्स पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल पार्ट का मतलब वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलरली फिक्स्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर दे, देन यू विल गेट नेट मार्जिन। दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक बार फिर मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। इनकम स्टेटमेंट अंदर absorption costing, sales less cost of goods sold, how we ascertain cost of goods sold, तो वो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एंड फिक्स पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग सिर्फ वेरिएबल कंटेंट एक साथ लेते हैं, बट यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंचने के लिए फैक्ट्री कॉस्ट के साथ फैक्ट्री कॉस्ट तक जो वेरिएबल पार्ट है और फिक्स पार्ट है उसको कंसिडर करते हैं। और इस COGS में अगर हम अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का एडजस्टमेंट कर दें, देन ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है विल नोन एज एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस सेल में से जब हम एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हैं, देन यू विल गेट ग्रॉस मार्जिन। और ग्रॉस मार्जिन के बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अलावा जितने भी ओवरहेड्स हैं जिनका वेरिएबल पार्ट एक जगह और फिक्स पार्ट एक जगह कर दें, फॉर एग्जांपल वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सिमिलरली इन केस ऑफ फिक्स्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कर दें, तो ग्रॉस मार्जिन में से इनको माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट नेट मार्जिन। ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हम लोगों ने पढ़ा था कि
मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब दोनों इनकम स्टेटमेंट में से डिफरेंट प्रॉफिट्स आएंगे क्योंकि दोनों की अप्रोचेस अलग अलग हैं। तो उन डिफरेंट प्रॉफिट्स के, उन दोनों प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके क्या रीजंस हैं, उन रीजंस को अगर हम स्टेटमेंट में शो कर दें तो वो रीजन इज नोन एज रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इसका मतलब दिस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट। तो कैसे बनेगा? तो विल टेक प्रॉफिट, या जिसको हम लोगों ने नेट मार्जिन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, हम इसको नाम ए दे देते हैं जो हमारा पहला इनकम स्टेटमेंट था। इसमें हम एडजस्टमेंट कर दें, ऐड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, MOH is a short form of manufacturing overhead in closing stock, लेस कर दें फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन ओपनिंग स्टॉक। तो ये प्रॉफिट मार्जिन हमारा मैच हो जाना चाहिए अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और ये पूरा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इस तरह से बनाएंगे। एज आई टोल्ड यू कि हम लोग अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कमिंग बैक टू द मेन चैप्टर जहां हम लोग थे मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने पढ़ा हाउ वी कैन प्रिपेयर अ इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पर आ जाएं तो कुछ एक छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, उनके क्या फॉर्मूले हैं उन पर ध्यान देंगे। फर्स्ट वन इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसका एक अप्रोच होती है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियली अगर हमको प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी नहीं होना चाहिए। लॉस नहीं होना चाहिए का मतलब कि जितना हमारा फिक्स कॉस्ट खर्च हो रहा है अगर उतना पैसा भी हम रिकवर कर लेते हैं तो हमारी जेब से कोई पैसा नहीं लगेगा। इट मींस ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट है, जहां पर कोई भी हमको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और हर बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा वो कितनी यूनिट सेल ऑफ करे जिससे कि उसके फिक्स एक्सपेंसेस रिकवर हो जाएं और वो नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट पर खड़ा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसका रेंट इज ₹3000 और हम लोगों ने कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस पर यूनिट उस प्रोडक्ट का 10 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास 6 है। इसका मतलब एक यूनिट हमको कितना कंट्रीब्यूट करती है? 4 रुपए करती है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद में मेरे पास एक यूनिट से 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन बचता है। ये जो रेंट है ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब एक यूनिट से 4 बच रहा है तो इसका मतलब हम 750 यूनिट्स अगर बेचते हैं और 4 रुपए कंट्रीब्यूशन आता है तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 3000 रुपए का। इसका मतलब इस 3000 से मेरी फिक्स कॉस्ट मीट आउट हो जाएगी तो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसका मतलब इससे एक फॉर्मूला बना, इसको हम लिख दें कंट्रीब्यूशन। तो ब्रेक इवन का कंडीशन क्या हो गई?
वो पॉइंट जहां पर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, जहां पर हमारी फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगी, दैट पॉइंट विल बी नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हमने क्या फॉर्मूला यूज किया। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम चाहते हैं कितनी यूनिट्स सेल ऑफ करें, इट मींस ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हम एग्जाम्पल से फिगर्स लेके आए। हमने कहा फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी 3000 और कंट्रीब्यूशन कितना है 4 रुपीज पर यूनिट। तो हमने इस फॉर्मूले में लिख दिया 3000 अपॉन 4। इट मींस अगर हम 750 यूनिट सेल ऑफ करेंगे तो हमारे पास जितनी फिक्स कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी, और अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई तो मेरे पास अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा। दिस इज अ वन फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट विच इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब जब भी हमको यूनिट्स में पता करना हो कि हमको कितनी यूनिट सेल ऑफ करनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रॉफिट ना हो, लॉस ना हो, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि नहीं सर, हम रुपीस के टर्म्स में जानना चाहते हैं कितने रुपए का सामान बेचें कि हमको प्रॉफिट या लॉस ना हो, देन इट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो ब्रेक इवन के दो फॉर्मूले हो गए, अगर यूनिट्स में चाहते हैं और अगर रुपीस में। ये ब्रेक इवन पॉइंट जब हम इन रुपीस करते हैं तो इसको हम ब्रेक इवन सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन सेल्स। तो हाउ वी कैलकुलेट break even point in terms of rupees? That is fixed cost upon PV ratio। अब क्वेश्चन अराइज हो गया सर पीवी रेशियो नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। पीवी रेशियो इज सिंपली कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब जो कंट्रीब्यूशन हमने पीछे निकाला है अगर हम उसको देखें कि वो सेलिंग प्राइस का कितने परसेंट है, then that contribution is known as PV ratio. How we calculate? PV ratio is equal to contribution per unit upon selling price per unit into 100। अब फिर एग्जाम्पल पे जाएं। कंट्रीब्यूशन है 4, सेलिंग प्राइस है 10, तो 4/10 into 100, it means PV ratio is 40%। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हमारी सेल का 40% पार्ट है। इसका मतलब अगर कंट्रीब्यूशन 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 60%। कैसे हुई? क्योंकि सेलिंग और कंट्रीब्यूशन के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या है? वेरिएबल। तो अगर कंट्रीब्यूशन 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 60। अगर कंट्रीब्यूशन 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 75। अब इसमें हम फिर वापस आ जाएं। फिक्स कॉस्ट 3000 थी, पीवी रेशियो इज 40%, तो 40 into 100, हम कितने रुपए की सेल करें? 7500 रुपीज की सेल करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। ये जो सेल्स है दैट इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज 7500, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10, तो यूनिट सोल्ड कितनी हो गई? 750। तो अगर हम ब्रेक इवन यूनिट्स में कहते हैं देन इट इज 750 यूनिट्स, ब्रेक इवन अमाउंट में कहते हैं देन वी हैव टू सेल इट of rupees 7500। Is it clear? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक बार फिर से फास्ट रिव्यू। वी स्टार्टेड विथ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमने बताया कि वो पॉइंट जहां पर बिजनेस ये जानना चाहता है कि हम कितनी यूनिट सेल ऑफ करें सो दैट हमारे पास अगर प्रॉफिट ना हो इनिशियल पीरियड में तो लॉस भी नहीं होना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे चलते वाले समय में हमको प्रॉफिट ना हो। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शुरू के पीरियड में हमको लगता है कि अगर प्रॉफिट ना हो तो लॉस ना हो, तो अगर हमारी फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर होगी तो उस केस में हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। फिर हमने पढ़ा सेलिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमने ब्रेक इवन पढ़ा। फिर हमने देखा कि ब्रेक इवन को अगर हम रुपीज में जानना चाहें कितने रुपए की सेल, देन इट इज टर्म्ड एज ब्रेक इवन सेल्स। इसका मतलब जब भी हम पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट वो आएगा फिगर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और जब भी हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करेंगे तो आंसर जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो हमें ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में अगर उन्होंने यूनिट्स में आंसर पूछा है देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर रुपीज में पूछा है देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय पीवी रेशियो।